आज के इस वीडियो में हम प्रोनाउन के पार्ट 8 की चर्चा करेंगे और पार्ट 8 में प्रोनाउन का 7वां भेद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होता है उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसमें WH आते हैं, तो WH में कौन कौन आए हैं? हु आया है, हुम आया है, हुज आया है, विच आया है, व्हाट आया है। इसके प्रयोग में ध्यान दीजिएगा कि जब यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आएगा तो इसके साथ कोई वर्ब ही आएगा, निश्चित रूप से इसके साथ कोई वर्ब आएगा, ये ध्यान देना। अब जिसे देखिए, हु का प्रयोग मनुष्य के लिए किया जाता है। यह सब्जेक्ट के बारे में पूछता है। जैसे हु गोज विथ यू, तुम्हारे साथ कौन जाता है? कहेगा कि राहुल। राहुल गोज विथ मी, तो यहाँ राहुल क्या बन गया? सब्जेक्ट हो गया। तो हु किसके लिए आया? किस व्यक्ति के लिए? व्यक्ति के लिए जो वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आए। तो मान लीजिए उत्तर है राहुल, तो राहुल गोज विथ यू, तो राहुल सब्जेक्ट के रूप में आ गया। हुम का भी प्रयोग मनुष्य के लिए किया जाता है। हुम का भी प्रयोग, जैसे हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, अब पॉजेसिव केस हुज होता है। हु नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट के रूप में आ गया। सब्जेक्ट के रूप में आ गया मतलब कौन केस? नॉमिनेटिव केस। हु नॉमिनेटिव केस में है। और जो ऑब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ऑब्जेक्टिव केस। इसको याद रखिएगा कि हु जो है सो नॉमिनेटिव केस में है और हुम जो है सो ऑब्जेक्टिव केस में। और हुज जो आता है इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, यह जो है सो हुज जो है एक पॉजेसिव केस में है। पॉजेसिव केस में है और यह जो है सो प्रोनाउन के रूप में भी काम करता है और एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। तो इसकी चर्चा आगे देखेंगे। हुम का प्रयोग मनुष्य के लिए किया जाता है। यह ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। जैसे हुम डू यू वांट टू मीट, आप किनसे मिलना चाहते हैं? तो कहेगा कि आई वांट टू मीट राहुल। मीट वर्ब हो गया, वर्ब के बाद आ गया राहुल। आई वांट टू मीट राहुल मतलब राहुल यहाँ किस रूप में है? ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो ऑब्जेक्ट कौन केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। हुज के बारे में याद रखिएगा कि हुज जो है हमेशा पॉजेसिव केस में होता है। हुज का प्रयोग मनुष्य के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे हुज इज दिस अम्ब्रेला, यह छाता किसकी है? तो दिस अम्ब्रेला इज माइन। देखिए माइन कौन केस है? आपका पॉजेसिव केस है। इसका उत्तर पॉजेसिव केस पर गिर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर हुज जो है सो, यहाँ पर ध्यान में रखना है कि माइन जब आया तो माइन हो गया पॉजेसिव, पॉजेसिव केस हो गया। इसका मतलब है कि हुज का प्रयोग जो है सो हुज पॉजेसिव केस है हु का। विच का प्रयोग मनुष्य एवं वस्तु को सिलेक्शन करने के लिए किया जाता है। सेलेक्ट करना है, व्यक्ति हो या वस्तु हो। जैसे विच इज योर सिस्टर, बैठा हुआ है, बहुत सी लड़कियां बैठी हुई है, कोई आके पूछता है कि सर मुझे बहन से मिलना है, तो पूछेगा विच इज योर सिस्टर, तो चुनाव करना है, तो ये हो गया मनुष्य में। विच ऑफ दीज पेन्स इज योर्स, इन कलमों में से तुम्हारी कलम कौन सी है? तो वस्तु का सिलेक्शन किया। तो इसका मतलब विच का प्रयोग सिलेक्शन करने के लिए आता है, दोनों के साथ, व्यक्ति का भी सिलेक्शन करना और वस्तु का भी सिलेक्शन करना। व्हाट का प्रयोग निर्जीव पदार्थों के लिए किया जाता है। निर्जीव पदार्थ के लिए। व्हाट इज द मैटर, व्हाट डिड ही रिप्लाई, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, यह जो है सो आपको निर्जीव वस्तु के लिए किया जा रहा है। व्हाट का प्रयोग पेशा या पद पूछने के लिए भी किया जाता है। जैसे व्हाट इज ही,
व्हाट इज ही, तो कहेगा ही इज ए टीचर। तो यहाँ पर क्या हुआ, पेशा या पद बताने में प्रयोग किया गया। एक और प्रयोग इसमें आप देखेंगे, व्हाट का एक और प्रयोग है इसमें, यहाँ व्हाट का एक और प्रयोग देखें, लिखा हुआ है व्हाट हैपेंड हियर लास्ट नाइट। तो यहाँ पर व्हाट जो है वर्ब का सब्जेक्ट बन के आ रहा है, व्हाट हैपेंड हियर लास्ट नाइट। तो अब जो भी इसका जवाब जाएगा, तो जवाब जाएगा तो वह सब्जेक्ट के रूप में आएगा, कहेगा कि एन इंसिडेंट हैपेंड हियर लास्ट नाइट। तो एन इंसिडेंट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इसका मतलब कि व्हाट का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट का पता लगा, यहाँ पर सब्जेक्ट का, जिसे मान लीजिए कि लिखेगा ए रोड एन इंसिडेंट, एक घटना घटी, व्हाट हैपेंड हियर लास्ट नाइट। तो एक इंसिडेंट, एन इंसिडेंट हैपेंड हियर लास्ट नाइट कर सकते हैं। व्हाट हैज ही बॉट फ्रॉम द मार्केट, उसने मार्केट से क्या लाया है, क्या खरीदा है। तो यहाँ पर व्हाट जो है सो ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है। अब जिसे इसका जवाब देगा 5 बुक्स। अब देखिए इसका जवाब है 5 बुक्स, तो कह सकते हैं ना कि ही हैज बॉट 5 बुक्स। तो यहाँ बॉट वर्ब का क्या बन के आ रहा है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। व्हाट हैज ही बॉट, तो ही हैज बॉट 5 बुक्स, जवाब गिर रहा है 5 बुक्स पर। तो यहाँ 5 बुक्स किस रूप में काम कर रहा है, बॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो आप व्हाट से सब्जेक्ट का भी पता लगा सकते हैं और ऑब्जेक्ट का भी पता लगा सकते हैं। अगला देखें, whom के साथ whom के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा हु या हुज के साथ नहीं, हुज के पहले नहीं। प्रीपोजिशन लगता है तो हुम नहीं लगेगा। जैसे
to whom, were you talking, with whom do you go to play। तो प्रीपोजिशन किसके पहले लग रहा है? whom के पहले, who के पहले नहीं आएगा। लेकिन जब इसको हम who से प्रयोग करेंगे तब अंतर देखिए क्या होता है। who, were you talking to। अब जब देखिए हु का जब प्रयोग कीजिएगा तो यह जो प्रीपोजिशन है वो वर्ब के साथ जुट जाएगा। इसको भी कीजिए, दूसरा को क्या हो जाएगा? हु डू यू गो टू प्ले विथ। यही ध्यान देना है। whom का जब प्रयोग करेंगे तो इसके पहले प्रीपोजिशन आएगा, who के साथ नहीं। लेकिन जब who से बनाएंगे तो प्रीपोजिशन वर्ब के साथ लग जाएगा। यह who का जो है सो एक विशेष प्रयोग था। तो इस बात को याद रखना है क्या? यहाँ पर नोट में इसको बता देते हैं, इसको याद रखिएगा। who, whose और whom। who जो है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस में है। इसका मतलब यह वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, काम करता है। इसका प्रयोग व्यक्ति के लिए किया गया है, वो बताए हैं। हुज क्या है? यह जो है सो पजेसिव केस है, पजेसिव केस है। जो एग्जाम्पल में बताए थे, जिसे हुज इज दिस बुक, तो जवाब क्या मिलेगा? दिस बुक इज माइन। माइन जवाब मिला, हुज का जवाब माइन पर मिला। तो इसलिए हुज जो है किसके लिए आता है? पजेसिव केस के लिए। पजेसिव केस है तो पजेसिव केस के लिए ही उसका प्रयोग किया जाता है। whom जो है सो ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। काम करता है। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन था वो यहाँ पर समाप्त हुआ। अब 8वां वेद है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन किसको कहते हैं? वह प्रोनाउन जो सामान्य रूप से कॉमन रूप से व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, किसी खास व्यक्ति या वस्तु का नहीं, किसी खास व्यक्ति या वस्तु का नहीं, तो यह इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। अब इसमें जितने में अंडरलाइन किए हैं वो सब जो है सो इंडिफिनिट प्रोनाउन है। जैसे वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, तो यहाँ पर वन का मतलब क्या हो गया? किसी को। वन का मतलब हो गया किसी को। मेनी का मतलब बहुत हो गया। वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, आपने पढ़ा है कि वन का पॉजिटिव केस वंस। वन शुड ट्राई टू हेल्प वन सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ हो गया। मेनी वेयर रिवार्डेड, मेनी मतलब क्या हो गया? बहुत। फ्यू मतलब कुछ ही,
कुछ ही मतलब न के बराबर। फ्यू वेयर प्रेजेंट इन द मीटिंग, फ्यू का मतलब कुछ ही। बोथ का मतलब क्या हो गया? बोथ का मतलब हो गया दोनों। बोथ आर लेजी स्टूडेंट्स, सब मतलब हो गया कुछ। ऑल मतलब सभी। सम से यस एंड सम से नो, कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं। ऑल का प्रयोग याद रखिएगा, अगर अनकाउंट नाउन के साथ, अगर अनकाउंट नाउन के लिए ऑल का प्रयोग किया जाता है, अनकाउंट नाउन, तो ऑल के साथ वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन काउंट नाउन के लिए आएगा तो वर्ब प्लूरल, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, या ऑल इज वेल, मतलब सब कुछ ठीक है। ऑल वेयर प्रेजेंट, अब आ गया काउंटेबल नाउन के लिए तो वर्ब प्लूरल हो गया। काउंट नाउन के लिए आया काउंट, काउंट नाउन के लिए आएगा तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। एनी ऑफ द पेन्स विल डू, कोई भी। एनी का मतलब हो गया कोई भी। समवन या समबडी का मतलब कोई। व्यक्ति के लिए आता है। एनीवन या एनीबडी का मतलब कोई भी। एनीवन या एनीबडी कैन सॉल्व इट, कोई भी इसे हल कर सकता है। एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई चीज असंभव नहीं है। नथिंग मतलब कुछ, कोई चीज नहीं। समथिंग इज ऑन द टेबल, मतलब कुछ टेबल पर है, टेबल पर कुछ है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित वस्तु का वह बोध कराता है, किसी खास व्यक्ति या किसी खास वस्तु का वह बोध नहीं कराता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आए? वन, मेनी, फ्यू, बोथ, सम, ऑल, एनी, समवन या समबडी, एनीवन या एनीबडी, एवरीथिंग, नथिंग और समथिंग। इसका जो प्रयोग किया गया यह इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में किया गया है। अब नौमा भेद देखिए, छोटा है नौमा भेद। नौमा भेद है आपका एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन क्या व्यक्त करता है? एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन व्यक्त करता है यह आश्चर्यजनक घटनाओं को व्यक्त करता है जिसे सुनकर व्यक्ति को कभी खुशी, कभी गम, कभी आश्चर्य, कभी घृणा, कभी प्रशंसा, कभी क्रोध व्यक्त होता है। मतलब वह जो आश्चर्यजनक घटना होती है, उस आश्चर्यजनक घटना से आदमी को कभी खुशी भी हो सकती है, गम भी हो सकता है, आश्चर्य भी हो सकता है, घृणा भी, प्रशंसा भी, क्रोध भी, ये सारी चीजें व्यक्त होती है। तो इसमें आपको पढ़ना है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन में व्हाट। व्हाट जैसे कह सकता है व्हाट एक्सक्लामेटरी वाक्य, ठीक है, व्हाट एक्सक्लामेटरी वाक्य।
मोहन was killed. What? मोहन was killed. क्या मोहन को मार दिया गया? आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, उसमें दुख है। ठीक है, उसके बाद कह सकते हैं व्हाट शामी बॉलर है, क्रिकेटर है। शामी मेड ए सेंचुरी। भारत की स्थिति तो बहुत खराब थी, इतना स्कोर कैसे हो गया? कहा कि शमी ने सेंचुरी बना दिया। कहा कि व्हाट, शमी मेड ए सेंचुरी। तो यही था व्हाट का एक्सक्लेमेटरी के रूप में प्रयोग, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में। तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन किसको कहते हैं? यह आश्चर्यजनक घटनाओं को व्यक्त करता है। आश्चर्यजनक घटना मतलब वैसी घटना जिसके हम होने की उम्मीद नहीं करते थे, वैसी घटना हो गया। अभी से शमी है तो शमी जो है सो बॉलर है, 5 विकेट 6 विकेट 7 विकेट 8 विकेट ले सकता है, लेकिन सेंचुरी मार दिया तो आश्चर्य हो गया। हाँ, विराट कोहली अगर सेंचुरी मारता है तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वह क्या है, बल्लेबाज है। लेकिन कहेगा कि व्हाट, विराट कोहली टुक 5 विकेट्स, तो यह आश्चर्य हो गया। तो इस तरह से आपका जो है यह पार्ट जो है यहाँ पर समाप्त होता है। और लास्ट भेद है रिलेटिव प्रोनाउन, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है और लंबा प्रयोग है। इसका हम अगले पार्ट में जो है सो इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।